हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जीकॉम टेलिस सिस्टम्स को। बहुत सारा उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आया है, लेकिन आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बताऊंगा कि इस कंपनी का डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ को मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी। पिछले वाले क्वार्टर के जब रिजल्ट डिस्कस किए थे और उस टाइम पे मेरे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स के अराउंड थे, और उस वीडियो में, इस चैनल की सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो है वो अभी तक। अगर आपको बिजनेस मॉडल सिर्फ समझना है, ऑफ कोर्स Q1 का रिजल्ट कैसा रहा था और मेरा ओपिनियन समझना है, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आधा घंटा सिर्फ बिजनेस मॉडल को ही डिस्कस करने में चला जाता है, बिकॉज बिजनेस मॉडल डिस्कस करना मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ट्रिटियम को इसने एक्वायर किया है। उस वाले जो इनका EVSE वाला जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट वाला जो इनका सेगमेंट है, तो वो तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसके काफ़ी सही हैं। मैनेजमेंट कह रहा है अभी भी कि H1 तो इनका EVSE सेगमेंट के लिए ख़राब रहा है, लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा करेगा इस सेगमेंट में। मेरा इंट्यूशन है, जितना भी मेरे को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, समझ जितनी है, तो ये मुझे लग रहा है अच्छा करेगा। लेकिन जो इनका क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट देते हैं, चाहे वो CCC में हो, बेसिक जो आपका पावर कन्वर्जन में जितना भी इक्विपमेंट जाता है वो सब ये देते हैं। अगेन, बिजनेस मॉडल नहीं समझा रहा हूँ, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको ये समझना है कि टेलीकॉम जो नेटवर्क होता है वो DC पावर में फंक्शन करता है। तो लेकिन जैसे आपका टावर है, किसी एयरटेल का अगर कोई टावर है, उस पर कितनी सारी चीज़ें आती है। टावर्स तो हो गए, इंडस टावर ने टावर बना के दे दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है। उसको आपको टावर को अप एंड रनिंग रखना है 24/7। तो हमेशा आप ग्रिड से जो पावर आ रही है वो AC में आएगी। तो जब वो AC में आएगी, लेकिन पावर जो आपका जो टेलीकॉम सिस्टम है, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपका DC में काम करता है। सो देर यू नीड पावर इक्विपमेंट, पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट, तो वो सब ये प्रोवाइड करती है। फिर लायन बैटरीज, बिकॉज बहुत पहले नहीं, अभी पिछले कई सालों से क्या हो रहा है कि जो ये टेलीकॉम टावर्स के जो, बिकॉज आपको हमेशा ग्रिड की कनेक्टिविटी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। टावर को तो आपको अप एंड रनिंग रखना है, तो उसके लिए आपको कोई बैटरी यूज़ होती है। तो पहले लोग VLRA बैटरी यूज़ करते थे, या फिर जो वो आपका जो लेड एसिड बैटरीज होती थी वो यूज़ करते थे। लेकिन अभी सबको समझ आ गई है कि हम लाइन बैटरीज में शिफ्ट करते हैं। तो ये लाइन बैटरीज भी, बिकॉज उसका अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रहता है आपका VRLA और आपका लैब एसिड बैटरीज से, लेकिन जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है, लाइफ साइकिल आपका बढ़ जाता है। तो आपको पूरा ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटरी आपका पैसा बचता ही है। तो सारे जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं VRLA और लेड एसिड बैटरीज़ को, जिसको हम लैब्स भी कहते हैं, लेड एसिड बैटरीज़। तो उन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं ये लिथियम आयन बैटरीज से, ठीक है। तो उसमें भी ये फंक्शन करता है क्रिटिकल पावर एरिया वाले सेगमेंट में। तो ये रहा बिल्कुल बेसिक। अगेन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रहेगा, लेकिन वही अगेन 30 मिनट्स के बाद आपको फिर इस कंपनी को समझने के लिए कहीं इधर उधर अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 85% आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी नहीं करता हूँ 100% का। फेक कोई क्लिक बेट वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगा इस चैनल पे। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसा डेवलपमेंट रहा है और मुझे कैसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा रहेगा। लेकिन अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, जो ऑडियंस पहले से बनी हुई है, उन्हें पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं अनबायस्ड ओपिनियन कोशिश करता हूँ अनबायस्ड रहने की। लेकिन अगेन बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता है। तो अपनी स्क्रीन पे आप अभी रिजल्ट देखेंगे, तो रिजल्ट इस क्वार्टर में बहुत ही गंदा रहा है। अगर सिर्फ हम रिजल्ट को ऑप्टिकली देखना चाहें तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं कंसोलिडेटेड का Q2 का रिजल्ट बता रहा हूँ अभी। तो आप रेवेन्यू भी देखें तो 153 CR पे आ गया है, जो इससे पहले वाले Q1 FY25 में वो 252.08 CR का था, और Q2 FY24 में वो 190 CR का था। तो ये तो अपने एक साल पहले वाला जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया था उससे भी कम इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगेन वेरी बैड नंबर्स फॉर Q2। और क्रिटिकल पावर का, अगर मैंने आपको बताया दो सेगमेंट है, तो मैंने अभी रेवेन्यू टोटल की बात करी, तो अभी हम क्रिटिकल पावर और EVSE जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सप्लाई इक्विपमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टर्म यूज हो रही है इक्विपमेंट्स के लिए, दैट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर सप्लाई टू एन EV, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो आपके सारा EVSE सेगमेंट में आ जाता है। वो भी अगेन बिजनेस मॉडल डिस्कस करा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने पुराना वीडियो देखा है
तो क्रिटिकल पावर में इसने 107 करोड़ कमाए हैं, 107.12, और ईवीएससी की मैं बात करूं तो उसमें काफ़ी कम 46.25। अगेन वो छोटा सेगमेंट है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, हाई स्पीड से ग्रो कर रहा है, बट इस बार कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, वैलिड रीज़न लगता है मुझे, लेकिन अगेन डिस्कस करेंगे उसको पूरा ही। ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स मोटा माटी वही सेम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पूरे इंडस्ट्री में ना अभी प्राइस इरोजन चल रहा है ईवी वाले चार्जिंग, ईवी चार्जिंग के पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्राइस इरोजन चल रहा है। उस प्राइस इरोजन के बाद भी अगर ये इन्होंने ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन किया है तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बहुत अच्छी बात तो फिर भी नहीं है, बिकॉज एबिटा एबिटा पे अगर आप नज़र मारेंगे जो ग्रॉस मार्जिन्स के बगल वाला ग्राफ है तो आपको समझ आएगा 9.5% का नेगेटिव एबिटा कैसे हो गया। इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपका रेवेन्यू उतना भी कम नहीं, आपका रेवेन्यू था कि जितना कम आपका एबिटा आ गया, सीधे नेगेटिव में आ गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न था। अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करेंगे तो एबिटा नेगेटिव इसीलिए है बिकॉज इन्होंने ट्रिटियम को एक्वायर किया है। उसके बारे में आगे जाके पूरा डिस्कस करेंगे। वो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा एक्विजिशन इन्होंने किया है, गिव और टेक अ फ्यू मैनी थिंग्स। पैट की अगर हम बात करें तो अगेन एबिटा भी नेगेटिव में चला गया था एक्विजिशन के बाद। इन्होंने H1 में 425 करोड़ का डेट भी उठाया था, तो वो सारा डेट इन्होंने ट्रिटियम के एक्वायर करने के लिए लगाया, तो इनका पैट भी इस बार नेगेटिव आ गया। इट्स नॉट दैट कि कोई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हुई है या फिर कुछ हुआ है ऐसा कि, या फिर आपके मार्जिन्स में इतना कंप्रेशन आ गया कि आपको अब नेगेटिव में चले गए हो आप, नहीं, ये ट्रिटियम को एक्वायर करके इनका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम रहा है, पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे अगेन टेलीकॉम, जो आप ये समझ सकते हैं जिस हिसाब से जो टेलीकॉम सेगमेंट का ग्रोथ होता है, बिकॉज आज से 2-3 साल, 2 साल आप लगा लो, 2 साल पहले से जो 5G डिप्लॉयमेंट था वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा था। तो उस जब 5G डिप्लॉयमेंट हो रहा था कंट्री में, तो आपका एयरटेल हो, जियो हो, वोडा ने तो अभी कुछ टाइम पहले पैसा रेस करके शुरू किया है, तो और BSNL तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन जो भी ये इक्विपमेंट, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेस कर रहे थे, होता तो वो प्राइमरीली डायरेक्टली रिलेटेड टेलीकॉम इंफ्रा इक्विपमेंट के रिलेटेड है। तो इनको अब आप बोलेंगे कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो केपेक्स करती हैं ये सब कंपनियां, टावर वगैरह बिछाना, तो ये एक्जिकॉम को कैसे काम आ गया। एक्जिकॉम मैंने आपको जैसे बताया, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो तो एक्जिकॉम प्रोवाइड करेगी ना। एक्जिकॉम और एक्जिकॉम जैसे कंपनीज को, एक्जिकॉम के पीयर्स, आपका लेड एसिड बैटरीज हो गई, पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सब आपको जितना आपको समझना है कि जितनी स्पीड से आपका टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा उतना ही स्पीड से आपका ये भी ग्रो करेगी, इस एक्जिकॉम का क्रिटिकल पावर वाला सेगमेंट। तो देखा क्या गया है, हिस्टोरिकली देखा ऐसा गया है, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेगमेंट है वो 10% से ग्रो करता है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप 4-5 साल इसको ले सकते हैं, 4-5 साल आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर साल वो 10% से ग्रो करेगा, कभी वो 7% से भी ग्रो कर सकता है, कभी 6 से भी ग्रो कर सकता है, तो कभी 14 और कभी 12% से भी ग्रो कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज 5 साल में अगर हम निकाल के देखें तो 9-10% के अराउंड ग्रोथ आता है। तो कंपनी कहती है कि हम इस ग्रोथ को मिरर करेंगे। अभी क्या हुआ है H1 में, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, और अभी क्या है ना, जितना भी 5G का डिप्लॉयमेंट हो रहा था अभी वो फैग एंड पे पड़ा है। मतलब जितना डिप्लॉयमेंट मेजरली होना था वो हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा एंड हो रहा है उसका। तो अभी जब तक नेक्स्ट केपेक्स साइकिल ऑन नहीं होती टेलीकॉम पावर इक्विपमेंट वाली, टेलीकॉम कंपनीज की, तब तक ये जो मुझे लगता है कि ये जो इसका क्रिटिकल पावर वाला सेगमेंट है वो ऐसा ही करेगा जैसे H1 में करा है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब टेलीकॉम की जो साइकिल है वो कब आपको कैसे पता चलेगा कि वो अपस्विंग में आ गई है, वापस से वो खर्चा केपेक्स करने लगी हैं एयरटेल, जियो, आपका अभी वोडा भी अब केपेक्स मोड में आ गया है। अब भारत नेट फेज़ 3 भी शुरू हुआ था, चलो वो मैं आगे जाके बताता हूँ, जो भी सब कुछ हुआ है। तो उसमें क्या है, H2 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, मतलब इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है H से, अगर हम क्रिटिकल पावर सेगमेंट की बात करें, बिकॉज ऑर्डर बुक ही नहीं है अभी कंपनी के पास इस सेगमेंट में। और ये ऑर्डर बुक आती है तो एकदम ऐसे बल्क में आती है, और जब नहीं आती है तो नहीं आती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब उस सेगमेंट में क्या हुआ, जो ईवीएससी वाला सेगमेंट है, मैंने आपको बताया, एक तो ये वाला सेगमेंट क्रिटिकल पावर, इसको हटाओ, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दिया क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हम ईवीएससी वाले सेगमेंट में आते हैं। ये इसका अपकमिंग सेगमेंट है, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था। H1 इसका बहुत ख़राब रहा है। क्यों? एक तो आपको H1 इसीलिए भी ख़राब रहा है क्योंकि कोई नए ईवी के मॉडल्स नहीं थे। अगर आप E4 व्हीलर्स की बात करें तो वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 13% रिडक्शन इन QOQ सेल्स एंड 5% ड्रॉप इन YOY सेल्स। तो इस क्या होता है कि जो 4
फोर व्हीलर ये क्या करती है, ये दो टाइप के चार्जर्स बनाती है। आप वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखो। एक तो स्पिन फ्री आपको दिख रहा होगा, स्पिन एयर आपको दिख रहा होगा, ये है एसी चार्जर्स। इनका चार्जिंग पावर कितना है, 3.3 किलोवाट स्पिन फ्री का है और 7 to 22 किलोवाट स्पिन एयर का है। ये एसी चार्जर्स, ये इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर स्लो चार्जर्स। रीज़न क्या होता है, बिकॉज आपका जो आपकी जो बैटरी है कार की, वो डीसी में एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन आपको सॉकेट से जहाँ से आप ये चार्जर लगा के प्लग करके चार्ज कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो तो एसी में एसी आपको सप्लाई कर रहा है। तो एसी जो चार्जर्स होते हैं, वहाँ से जो आप एसी सप्लाई लिया आपने घर के सॉकेट से और चार्ज गाड़ी के चार्जिंग में उसको ऐसे ठोक दिया, तो जितना भी एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है वो गाड़ी के अंदर होता है, इसीलिए दैट प्रोसेस इज स्लो। इसीलिए वो एसी चार्जर्स हम इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ करते हैं कि हम रात को ऑफिस से घर आए, सुबह 7 हम पे अच्छा खासा टाइम पड़ा है, हमने 6-7 घंटे लगा दिया उसको चार्जिंग में, सुबह तक चार्ज हो गई। लेकिन डीसी चार्जर डिफरेंट, वो बड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, एसी से जो डीसी का कन्वर्जन तो प्लेस होना ही है, लेकिन वो गाड़ी के चार्जर में और गाड़ी के सिस्टम में ना होते हुए चार्जर में ही टेक प्लेस करता है। इसीलिए जो डीसी चार्जर्स होते हैं वो फास्टली चार्ज करते हैं, मतलब 1 घंटे में आपको, 1.5 घंटे में आपका, इससे भी जल्दी आपका चार्ज हो जाता है। इस तो आप डीसी चार्जर्स भी देख सकते हैं, हारमनी वॉलबॉक्स, हारमनी स्लिम, हारमनी जेन 1.5 और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जिंग तो आपने टेस्ला का देखा होगा कि एक ही स्टेशन पे काफ़ी सारे लोग एक ही चार्जर से डिस्ट्रीब्यूटेड वे में चार्ज कर सकते हैं। तो वो अगेन उसका पावर आउटपुट बहुत हाई होता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड का देख ही रहे होंगे कितने 480 से 600 किलोवाट का ये चार्जर हो गया। तो चार्जिंग में क्या दिक्कत आई, एक तो आपको समझ आया कि जो फोर व्हीलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फोर व्हीलर्स थे वो तो अच्छे ग्रो नहीं किए, पूरा इंडस्ट्री स्लो डाउन में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, बिकॉज कोई नए मॉडल्स ही नहीं आए कितने टाइम से। अभी एक कर्व निकाला है टाटा मोटर्स ने और एमजी मोटर्स ने, अभी विंसर निकाला है। तो अभी क्या है, अक्टूबर में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि अक्टूबर में सेल्स काफ़ी वापस से पिकअप हो गई है और अभी काफ़ी 20 मॉडल्स के अराउंड डिफरेंट कंपनीज़ के ईवी में लॉन्च होने बाकी हैं, जो हो जाएंगे, अब रिसेंटली होने वाले हैं वो, कुछ ना कुछ 6-7 महीने के अंदर काफ़ी मॉडल्स लॉन्च हो जाएंगे। तो जब वो लॉन्च हो जाएंगे तो अगेन डिमांड जो है एसी चार्जर्स का बढ़ जाएगा, जो इंडिविजुअल लेवल पे मैंने बताया। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे परेशानी हो रही है, जो ईवी का चार्जिंग फ्लीट है, जो पूरा ईवी मतलब फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स का जो भी आपका स्लो डाउन दिखा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जर्स में भी आता है, वो डीसी चार्जर्स में भी स्लो डाउन आपको रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो जो आपका सेगमेंट है वो डीसी वाला भी अभी इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं जो चार्जिंग पॉइंट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो उनके एंड से भी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आया, और एसी चार्जर्स तो बिकॉज डायरेक्टली लिंक्ड हैं कि जितना कार बिकेगा उतना ज़्यादा एसी चार्जर्स आपके बिकेंगे। तो उस वजह से परेशानी आई इनको H1 में, दोनों सेगमेंट में। क्रिटिकल पावर का मैंने पहले डिस्कस किया था, ईवीएससी का मैंने अभी बता दिया कि इनको प्रॉब्लम चल क्या रहा है। अभी मेजर हम हाईलाइट्स की बात करते हैं ठीक है। ट्रिटियम को इन्होंने एक्वायर किया है। ट्रिटियम इन्होंने ऑलमोस्ट $32 मिलियन में एक्वायर किया था, और एक टाइम पे वो नेस्डैक पे लिस्ट करती थी। ट्रिटियम $2 बिलियन का मार्केट कैप हुआ करता था। तो उसका R&D ऑस्ट्रेलिया में है और यूएसए में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ट्रिटियम का। तो ट्रिटियम इन्होंने एक्वायर क्यों किया, ट्रिटियम की बहुत बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ट्रिटियम का। तो अभी आप करंटली देखेंगे कि उसके 10,000 चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी हैं, चार्जर्स, डीसी चार्जर्स 10,000 उसके ऑलरेडी हैं वर्ल्ड वाइड, 49 कंट्रीज़ में आई थिंक। तो ट्रिटियम जो है वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस ईवी चार्जिंग कंपनी है। तो अभी हम अगर करंटली बात करें तो 85% ईवी चार्जिंग का मार्केट आपका यूएसए और यूरोप में ही है, इंडिया में उतना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लेकिन जो ईवी का मार्केट यूएसए और यूरोप में है, वहाँ पे आपको जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या चार्जर्स चाहिए वो बहुत ही एडवांस चाहिए। तो वो ट्रिटियम ऐसे चार्जर्स बनाती थी, वो तो इंसॉल्वेंसी में वो चली गई थी, तो इनको सस्ते में मिल गई वो कंपनी। लेकिन अगेन थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं दिमाग में कि अगर इनको $32 मिलियन में मिली तो ऐसा क्यों नहीं है कि इनके और कॉम्पिटिटर्स ने उनको ख़रीदा। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। तो क्या है, अभी ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो इनका मार्केट है, ये कह रहे हैं कि हमारा मार्केट अभी 10 टाइम्स हो गया है जैसे हमने ट्रिटियम को एक्वायर किया है, बिकॉज ट्रिटियम का जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी बहुत वेल प्लेस्ड है यूएसए में और यूरोप में। तो कुछ महीनों के अंदर लगा लो आप, जो एक्वायर करा है इन्होंने, तो इनको 6-7 महीने तो अच्छा सा खासा टाइम लगता ही है, और इनके मार्जिन में भी कंप्रेशन रहेगा 6-7 महीने तक, जितना मेरी समझ है, जितना मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को देख लिया अब तो। क्योंकि इनका खर्चा आएगा, सेल्स कॉस्ट आएगी, मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, पर्सनल कॉस्ट आएगी, बहुत सारी कॉस्ट आएगी।
जब तक ये 6-7 महीने तक इंटीग्रेट करते हैं, फुली इंटीग्रेट करते हैं ट्रिटियम के पूरे ऑपरेशंस को, R&D को, पीपल को, सेल्स को, सबको जब तक ये फुली इंटीग्रेट करते हैं और जब तक वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करती है तब तक इनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, तो उससे मार्जिन्स में कंप्रेशन आता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ट्रिटियम मुझे अच्छा लगता है, एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। किस हिसाब से ये प्ले आउट होगी, एग्जीक्यूट किस हिसाब से टेलीकॉम ये एग्जीकॉम करेगा, अनंत नाहता करेंगे, वो देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन अगर ख़राब रहा तो फिर ये एक्विजिशन इनको बैकफायर भी कर सकता है। दैट्स अ वेरी अनबायस्ड ओपिनियन दैट आई एम शेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, बाकी एक स्लाइड आप ये देखो, ईवी मार्केट अपडेट। क्यों ईवी को लेके बहुत सारे रूल्स चेंज भी हुए हैं। ईवी मार्केट इसीलिए भी हल्का चल रहा था बिकॉज एक स्कीम आने वाली थी, जैसे पीएम ई ड्राइव स्कीम आपने देखी होगी, वो सितंबर में आई, लेकिन सितंबर से पहले चल रहा था कि स्कीम आएगी, ये होगा वो होगा, किस हिसाब से स्कीम है, किस हिसाब से सब्सिडी है। तो जितने चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स थे जो बहुत अच्छे कस्टमर हैं, इनके बहुत बल्क में इनको इनका काम पड़ता है एग्जीकॉम का, ये अपना पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बेचते हैं, चार्जेस एंड ऑल पूरा खड़ा करके देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं तो वो वेट एंड वॉच वाले मोड में थे कि देखते हैं स्कीम कैसी आती है। तो अभी स्कीम में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, अगर आपको एक्जीकॉम को समझना है तो। गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक राइट वाले साइड में आपको पीएम ई ड्राइव स्कीम दिखेगी और पहले लेफ्ट साइड में आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाला गाइडलाइंस दिखेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला पॉइंट पढ़ो, एलटी कनेक्शन मतलब लो टेंशन लो वोल्टेज कनेक्शन, लो टेंशन कनेक्शन स्लैब इज नाउ 150 किलोवाट। पहले ये 50 से 100 किलोवाट का ही होता था। तो जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बहुत दिक्कत होती थी, कनेक्शन ही नहीं हो पाता था बिकॉज उनको फिर एचटी में जाना पड़ता। तो अभी एलटी को बढ़ा के इन्होंने लिमिट कर दिया 150 किलोवाट की, तो ये अच्छी बात है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। चार्जिंग नेटवर्क 2-3 नीचे आओ आप, आपको चार्जिंग नेटवर्क दिखेगा इसी लेफ्ट वाले सेगमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाले गाइडलाइंस में। ईवी चार्जिंग स्टेशन इन 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर ग्रिड, जो पहले क्या था 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर ग्रिड बाई 2030। तो अब आपको समझ आया कि जो पहले 3 इंटू 3 किलोमीटर ग्रिड के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन होना था, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन अब 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगा। तो आपको 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इसमें। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है इस कंपनी के बारे में। फ्यूचर में इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं, इमीडिएटली ऐसा आप मत सोचना कि अभी हो गया तो बस कल से स्टॉक भागेगा, अगले क्वार्टर से अच्छा करना शुरू कर देगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है इस टाइम पे। फ्रॉम वेयर द कंपनी इज सिचुएटेड राइट नाउ, एवरी 20 किलोमीटर ऑन हाईवे आपको चार्जिंग नेटवर्क चाहिए। पहले 50 किलोमीटर हुआ करता था, अब लॉन्ग रेंज हैवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन एवरी 100 किलोमीटर्स ऑन हाईवे। लास्ट में आप देखेंगे फास्ट चार्जिंग फॉर लॉन्ग रेंज ईवीज, मिनिमम इंफ्रा ऑफ 240 kW इंटू 2 मतलब 2, ये भी डबल एट अ पब्लिक स्टेशन। और लिक्विड कूलिंग इसमें ऑप्शनल है। लिक्विड कूलिंग एक टेक्नोलॉजी है ईवी चार्जिंग की जो हीट डिसिपेशन बहुत अच्छे से करती है और आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है चार्जर का। जो ट्रिटियम है वो काफ़ी उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का। तो इंडिया में अभी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है बिकॉज अगेन आपका बेस ही नहीं है अभी बना हुआ। पहले बेस बनाएंगे फिर तो आएंगे ना लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी में। तो बाहर यूएसए एंड यूरोप में मोस्टली लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी ही चलती है। अब पीएम ड्राइव स्कीम आप वैसे तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ज़्यादा क्या इसमें दिमाग लगाएं। आप सभी अच्छा अपडेट है, आप पॉज करके देख सकते हैं आउटले कितने का है, डिमांड इंसेंटिव्स। मोस्टली जो पीएम ड्राइव की ई ड्राइव स्कीम के डिमांड इंसेंटिव्स हैं वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए हैं और बसेस के लिए हैं। तो डायरेक्टली तो ये क्या 2 और 3 व्हीलर के चार्जर्स तो नहीं बेचती है, लेकिन जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उनके ऊपर फोकस होगा तो उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनेंगे। तो वो एक्जीकॉम चार्जिंग स्टेशन वाला प्ले खेल सकती है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लग रहा है। बाकी आप पढ़ सकते हैं अपना, इसको पॉज करके। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन ईवी इकोसिस्टम, नीचे जो आपको लाइन दिख रही होगी उसमें सीपीओ, ईवी ओईएम एंड ई बस के बारे में लिखा है। सीपीओ अगेन चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, जो मैंने आपको पहले बताया। लो टर्न अराउंड टाइम फॉर साइट कमीशनिंग, जैसे मैंने आपको बताया साइट अब इसमें कहीं लिखा भी है कि अपने लैंड बैंक वो देंगे, मैं आई डोंट नो, अपना लैंड बैंक वो देंगे और पूरा हेल्प करेंगे जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स को, सब्सिडी देंगी गवर्नमेंट, इस टाइप का कुछ है। तो लो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा उनका साइट को कमीशन करने के लिए। और सिंस उनको बोल दिया है कि आपका लो टेंशन वाला जो कनेक्शन है उनको ऑलरेडी 150 किलोवाट तक बढ़ा दिया है, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी सब को इंश्योर करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हायर चार्ज रिक्वायरमेंट जब होगी तो एक्जीकॉम को अगेन वहाँ से फ़ायदा होगा। ओईएम का तो है ही,
इसमें फ़ायदा बिकॉज जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो बेसिकली फोकस्ड है आपका चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने में। तो अभी ईवी लोग क्यों नहीं खरीदते हैं? बिकॉज उनको रेंज एंग्जाइटी है कि यार हमको बड़े डिस्टेंस में जाना है तो दिक्कत होगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे होना ही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ़। आप वो चीज़ तो होनी ही है, पूरे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठेंगे ही बैठेंगे अगर ईवी का एडॉप्शन बढ़ाना है तो। अगेन वो दिस कंपनी इज़ राइटली प्लेस्ड। अगर मैं इसकी बात करूँ रेजिडेंशियल मार्केट में, रेजिडेंशियल सॉरी अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, जैसे एसी चार्जेस वगैरह अगर लेने होते हैं तो इसका 50% मार्केट शेयर अभी भी मेंटेन है। पहले 80 हुआ करता था, फिर 60 हुआ, बट अगेन वो थोड़ा अनरियलिस्टिक था बिकॉज और कंपनीज नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे और कंपनीज आएंगी तो मार्केट शेयर में कंप्रेशन आता है। 50 से बहुत ज़्यादा नीचे गया तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके अभी हम बात करते हैं क्रिटिकल पावर वाले सेगमेंट में इन्होंने क्या क्या टारगेट्स अपने रखे हुए हैं, इनके क्या क्या प्लान्स हैं, कितना इनको टोटल एड्रेसेबल मार्केट है और क्या क्या इनको करना है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट फ्लैट भारत नेट 3 मिड माइल कनेक्टिविटी। वो तो मैंने आपको बहुत बारी पोस्ट करके भी बताया कि भारत नेट 3 के जो टेंडर हैं उसके रिजल्ट आ चुके हैं, फाइनेंशियल टेंडर्स के, HFCL हो, पॉलीकैब हो, ये सब वो लोग जीत रहे हैं, टेंडर्स उनको मिल रहे हैं। तो उसमें से एक्जिकॉम ने भी कंसोर्टियम के साथ और कंपनीज के साथ मिलके टेंडर किया था। तो इसमें एड्रेसेबल मार्केट आप देखो 2000 करोड़ का है FY25 टू FY27। उसमें से भी प्रोडक्ट्स यूज्ड क्या क्या होंगे, यूपीएस, हाइब्रिड सीसीयू विद इन्वर्टर, अगेन पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है तो उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लाइन बैटरी यूज़ होंगी, मैंने अभी बताया आपको, लिथियम आयन बैटरी, और स्मार्ट रैक। आपको बैटरीज वगैरह रखना कहाँ है? स्मार्ट रैक इसीलिए भी आपको यूज़ करना है ना कि जो बैटरीज हैं, जो ये पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट हैं, ये रिमोटली भी कंट्रोल करते हैं। हर साइट पे जाके अगर ख़राब हो गया तो ऑपरेशनल मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये रिमोटली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो आपको स्मार्ट रैक्स चाहिए ताकि आपका जो और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप ये सॉफ्टवेयर वाला प्ले भी कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी होगी उतना अच्छा आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे रिमोटली। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देनी है। फिर BSNL 4G सेचुरेशन अनकवर्ड विलेज प्रोजेक्ट, इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ कौन कौन से हैं? हाइब्रिड पावर सिस्टम, CCU, सोलर पैनल के 10 किलोवाट सोलर, सोलर स्ट्रक्चर, कहाँ पे ये सोलर डालेंगे, किसके ऊपर सोलर बिठाएंगे, और लिथियम आयन बैटरी 800 एम्पियर आवर्स पर साइट। तो ये सब आप पूरा पॉज करके देख सकते हैं। मोटा मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अदरवाइज इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्जिकॉम्स पोजीशन भी आप अच्छे से देख लेना, आपको समझ आनी चाहिए कि कितना इसके पास टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। लेकिन आपको दूसरा चीज़ ये भी इसमें समझना है कि जो एड्रेसेबल मार्केट है ये सारा का सारा एक्जिकॉम का नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ओके 2000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट है भारत नेट 3 फेज़ में, तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा एक्जिकॉम को आएगा ये, ऐसा नहीं है। इसमें कंसोर्टियम कंपनीज भी हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम कंपनी बस इतना ये बताना चाह रही है, ये हिंट देना चाह रही है इस स्लाइड से कि अभी भले ही हमारे पास ऑर्डर बुक नहीं है टेलीकॉम की क्रिटिकल पावर वाले सेगमेंट में, लेकिन आगे जाके टेलीकॉम में पैसा खर्च करेंगी कंपनीज और गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है। भारत नेट 3 में तो हो ही रहा है वो, उसके मैंने बहुत सारी कंपनीज डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। तो वहाँ से इसको थोड़ा बहुत पाई ऑफ द स्लाइस मिल सकता है। तो H2 में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना, ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन अगेन हमको देखना पड़ेगा। बाकी ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी फोकस करेगी। इसका हैदराबाद वाला प्लांट है, उसका मैं अगर आपको बताऊं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट रहेगा। हैदराबाद वाला जो प्लांट है इनका, तो उसके अपडेट के बारे में आप अपनी स्क्रीन पे देखो। प्रोडक्ट टाइप, पहले ये क्या बनाएगी? EV चार्जर्स बनाएगी यहाँ, बोथ AC एंड DC। टेलीकॉम पावर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी, लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी फॉर स्टेशनरी एप्लीकेशंस। कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 42,000 AC चार्जर्स टू 180,000 AC चार्जर्स। ठीक है, हैदराबाद वाला जो इनका प्लांट है वो वहाँ पे ये सब बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अभी कब से लास्ट लाइन आप देखो कि हाइलाइट्स की भी लास्ट लाइन जो आप देखोगे उसमें लिखा है कि सिविल कंप्लीशन बाय जनवरी 25, P&N इंस्टॉलेशन मतलब प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल इंस्टॉलेशन बाय मार्च 25 एंड स्टार्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन बाय अप्रैल 25। तो उसमें भी अभी गुड 6 मंथ्स आर पेंडिंग एटलीस्ट। जब ये ट्रायल प्रोडक्शन करेंगे फिर कब ये अपना ओरिजिनल प्रोडक्शन शुरू करेंगे उसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी अपने स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं ये चीज़, यहाँ पे ये 1.5 मेगावाट का सोलर प्लांट भी यूज़ करेंगे ताकि वही इलेक्ट्रिसिटी इनको ना यूज़ करनी पड़े। बट दैट्स नॉट अ वेरी ह्यूज पॉइंट टू डिस्कस। बाकी ट्रीटियम का मैंने आपको बता दिया।
ओके। बाकी इनका एक एक एनालिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो, अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की बात करें क्रिटिकल पावर सेगमेंट में खासकर, वो कुछ खास नहीं है। तो इन्होंने यही कहा था कि ये सिक्लिकल नेचर होता है। जब ऑर्डर्स आते हैं तो 2 डिजिट 3 डिजिट सीआर के एक साथ आते हैं कि 80 करोड़ का ऑर्डर आ गया, लेट्स से 150 करोड़ का ऑर्डर एक साथ आता है वो ऑर्डर, लेकिन अगेन वो सिक्लिकल है, तो हमको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अगेन नो रिकमेंडेशन एट ऑल, इस चैनल पे आपको कभी भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, और इन्फ्लुएंस आपने होना भी नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, इवन इन माय डार्केस्ट ड्रीम्स आई रियली डू नॉट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन। इसीलिए जो पिछला वीडियो मैंने डिस्कस किया था टेक्नो इलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें मैंने 3 बार ये एटलीस्ट ये चीज़ बताई थी कि भले ही मुझे ये बिज़नेस उतना समझ नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस बिज़नेस को छोड़ देना है या नहीं करना है, आपका अपना डिसीजन है। मैं, क्योंकि दिस इज़ माई चैनल, इसीलिए मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। आई हैव द लिबर्टी टू डू दैट। लेकिन इसका मतलब आपको गलत तरीके से, आपको ना सेल के लिए इन्फ्लुएंस होना है ना बाई के लिए इन्फ्लुएंस होना है। बिजनेस आपको मेरे से समझ आ सकता है, उसके बाद आप अपना भी तो कुछ दिमाग लगाओ, ठीक है। बिकॉज आप, आज किसी ने पूछा था कि वैल्यूएशन और कि वैल्यूएशन पे ज़्यादा टाइम लेके डिस्कस करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा वो चीज़। मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आपको लेना है ना लेना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा। लेकिन H2 इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, अभी देख के ऐसा समझ आ रहा है, बिकॉज क्रिटिकल पावर जो इसका बड़ा सेगमेंट है वो थोड़ा सबड्यूड ही रहने वाला है। और तो अगर इसका ईवी वाले में बहुत कुछ हो भी गया तो वो सेगमेंट ही इतना छोटा है कि उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, बहुत राइटली प्लेस्ड है। आपको बस देखना पड़ेगा कि कब ये कंपनी अच्छा करना शुरू करती है। तो ये है इस कंपनी के बारे में डेवलपमेंट्स जो भी थे, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। अगेन आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन वैल्यूएशंस राइट नाउ, वो आपकी मर्जी है, थोड़ा बहुत आपको अपना भी दिमाग लगाना है इस चीज़ को लेके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।